न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहा तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है देशवासियों की रक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है। उन्होंने कहा भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए देशवासियों की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है भारत अपनी सीमा पर आंख में आंख डालकर बात करना जानता है और भारत लोगों की रक्षा के लिए डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। उन्होंने कहा देश को मोबाइल ऐप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना। हमें पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता राजू, जिस तरह देखा जाए चीन और भारत की सीमा पर विवाद है, उसको लेकर सियासी गलियारों में लगातार जो है सियासत भी देखने को मिल रही है। और हालांकि जिस तरह देखा जाए विपक्ष लगातार कई सवाल भी उठाता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से देखा जाए ये कहा जाता रहा है कि चीनी को आर्थिक कमजोर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी फतेह हो सकती है। तो ऐसे में 59 ऐप्स को भारत सरकार ने जो है बैन कर दिया, उसके बाद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आता है, किस तरह देखें इसे? देखिए कमर, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि देखा जाए तो 59 जो ऐप थे उनको बैन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें, रवि प्रसाद ने कहा है कि देशवासियों की रक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइकिंग कर सकता है। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। देखा जाए जिस तरीके से अगर बात करें चीन की और भारत की, तो कम से कम लगातार 50% बिजनेस भारत का और चीन का चलता है। और चीन के बिजनेस से जब वो रोजी रोटी भारत के पैसे से जब वो भारत पे ही अटैक करता है, भारत से पैसा कमाता है और भारत पे ही अटैक करता है, तो ये बहुत बड़ी उसकी निंदनीय घटना है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाए कमर, जिस तरीके से कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए देशवासियों की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमा पर आंख डालकर बात करना जानता है और भारत लोगों की रक्षा के लिए डिजिटल स्ट्राइक करना भी है। तो इसको देखा जाए, उन्होंने कहा कि देश को मोबाइल ऐप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। यहाँ पर देखा जाए कमर खान, जिस तरीके से भारत ने जिस तरीके से वो आंखों में आंख डाल के चीन बात करता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया वो भारत का ही खाता है और भारत को ही आंख दिखाता है। सबसे पहले कमजोरी हमारे देश की है। सबसे पहले देश की कमजोरी ये है हमारे नेताओं की। और जब विपक्ष की बात करें, विपक्ष हमलावर जरूर होता है पार्टी पर, जिस तरीके से सरकार पर। यहाँ देखा जाए कमर खान, जिस तरीके से विपक्ष की जो बात की, यहाँ पर जैसे देखा जाए भारत की बात करें, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो जिस तरीके से देश की आत्मनिर्भर की बात करते हैं, पर वो चाइना से अगर रिश्ता खत्म कर देंगे तो मुझे लगता है भारत को निर्भर करें। बाहर चाइना से सामान क्यों मंगाया जाता है? चाइना के ऐप की बात, 59 ऐप चल बात है क्या आई है ऐप को देखते हुए। जो सीसीटीवी कैमरा है जो पूरे लखनऊ राजधानी में लगे हुए हैं, करीब 1 लाख के करीब राजधानी में कैमरा लगे हुए हैं जो ऑनलाइन है, जिनके ऐप बनाए गए, तो चाइना उनको देख भी सकता है। जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर डीजीपी ऑफिस सिग्नेचर की बिल्डिंग की बात करें या जितने भी गोपनीय कार्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, जो वरिष्ठ विधानसभा की बात करें, लोक भवन की बात करें, और बिल्कुल राजू, जिस तरह से विवाद है उसको लेकर भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, 59 ऐप्स बैन कर दिए गए। इसका कितना असर होता है ये वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ शिवराज मंत्रिमंडल में बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक अपनी जगह बनाने में असफल रहे, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार ने कई नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर चुटकी ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार में जगह न मिल पाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों को ट्वीट कर सहानुभूति जताई है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है, सभी नेताओं को सरकार में जगह नहीं मिल सकती है, उन्हें संगठन में स्थान दिया जाएगा। कई सीनियरों को मौका नहीं मिल पाया। सब सीनियर है वहाँ तो सब एक एज के ही इंदौर में कोई। कैलाश जी से पूछा नहीं गया क्या सर? किससे? कैलाश जी से। सारे हमारे लोग हैं भाई पूरी पार्टी में। कई सीनियर लीडर थे बीजेपी के जिनको बनाया नहीं आगे भी उनको काम देना है, कुछ संगठन का काम देना है। मेंदोला जी को देखना चाह रहे थे हम तो। खाली सरकार नहीं चलाना, संगठन भी चलाना है ना जी। तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय का क्या कुछ कहना। यहाँ हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को बधाई दी है। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश सरकार के आज के मंत्रिमंडल के गठन पर मैं सभी नवीन मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं प्रदेश के विकास में सभी मिलजुल कर काम करेंगे और प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। आज के मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान भाजपा के वरिष्ठ विधायकों का नाम नहीं पाकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुख भी हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी नए मंत्री मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बीजेपी में कोई भी उपेक्षित नहीं है, जिसकी जहां जरूरत होती है उसको वहां जगह दी जाती है। बीजेपी एक विशाल समुद्र है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर संभाग को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सभी वर्ग, सभी जाति और सभी संभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, कमलनाथ सरकार नहीं चला पाए, इसलिए अब उनका दर्द निकलकर बाहर आ रहा है। दुखी है वो, क्योंकि कमलनाथ जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं उनके नाम पर। वो तो साइड ट्वीट नहीं करना पड़ता। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी। खबर पर बात करेंगे। नीरज श्रीवास्तव भोपाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, उसके फौरन बाद कैबिनेट की बैठक होती है, क्या कुछ कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आया है? क्योंकि जिस तरह देखा जाए विस्तार के बाद से छींटाकशी, तंजकशी और हमले दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जारी हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा वजन दिया गया, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया। ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं जिसमें उन लोगों के मंत्रिमंडल में उन लोगों के नाम शामिल नहीं है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई लोग 3-3 बार के विधायक हैं। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मंत्री बनाए गए उनको लेकर जिस तरह से नाराजगी नेताओं में अभी धीरे धीरे और आगे देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर बीजेपी नेताओं की बात की जाए, तो नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, तो उनका कहना है कि पार्टी में अभी सब ठीक है, सब कुछ चल रहा है, पूरी हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, वहीं बीजेपी में कोई भी उपेक्षित नहीं है। ये बात जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कही गई है। वहीं कमलनाथ सरकार पर भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार नहीं चला पाए, है ना। इस तरह से वहीं कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उनका भी यही कहना था कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है और सबको एडजस्ट किया जाएगा, और लेकिन सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। सभी लोगों को उनको मन मुताबिक पद नहीं दिए जा सकते, ये कहना कैलाश विजयवर्गीय का था। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जो नाराजगी है, जो फूट के जिस तरह से अभी इंदौर का एक मामला देखा जाए, तो इंदौर में मंदोला के एक समर्थक ने जिस तरह मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहीं बड़े नेता जो है इसको पूरी जो बीजेपी में जो उपेक्षा का जो शिकार हुए हैं जो नेता, उनकी जो भड़ास है उसको दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है बयानबाजी करके। जी बिल्कुल, ये तो रही नीरज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की बातें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक भी हुई मंत्रालय में, उससे क्या कुछ मंथन होकर क्या कुछ समीक्षा की गई? देखिए, आज चूंकि पहली बैठक थी कैबिनेट की, आज विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, तो हालांकि पूरे जो बैठक है उसमें कोरोना हावी रहा कि कोरोना की किस तरह से लड़ी जाए और कोरोना के लिए जिस तरह से
अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक डोर टू डोर सर्वे का भी कार्यक्रम जो है शुरू किया है किल कोरोना करके, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो पूरे जो कैबिनेट है जो कहीं ना कहीं कोरोना पे टिकी रही। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। अब देखने वाली बात होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, बड़ी टीम शिवराज की तैयार हो गई है। कोरोना को प्राथमिकता पहले दी जा रही है कि प्रदेश से कोरोना को खत्म करना है। इसको लेकर राज्य कैबिनेट की बैठक भी हुई, इस पर मंथन भी किया गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का पुनर्गठन हुआ। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को सभी जगह से शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए मंत्रियों को शुभकामनाएं न देने की बात कही। उन्होंने कहा, देर से ही सही, आखिर 100 दिन बाद मध्य प्रदेश में एक नए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है। जो प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं उनमें बहुत से लोगों से मैं परिचित हूं, उनको बधाई ज़रूर देता हूं, लेकिन शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मैं उस समय मंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूं जब वो लोग नैतिकता के साथ मंत्री बनकर जनता के सामने आते हैं। राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा है कि ये पूरी सरकार अनैतिक सरकार है, जो कि आने वाले समय में प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकती है। जरूर देता हूं, मगर मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। तो सुना अपने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का क्या कुछ कहना है। खबर पर बात करेंगे, वाजिद खान जुड़ गए हैं संवाददाता जबलपुर से। वाजिद, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, उसके बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो वहीं राज्यसभा सांसद को लेकर बात की जाए, विवेक तन्खा ने शुभकामनाएं देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना है, बधाई ज़रूर दूंगा लेकिन शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि ये अनैतिक सरकार है। क्या कहें से लेकर? वाजिद, आवाज मिल रही है आपको? जी कमल जी वाजिद, विवेक तन्खा ने सीधे तौर पर इस बात को लेकर इनकार किया है कि मैं बधाई ज़रूर दूंगा नए मंत्रियों को, लेकिन उनको शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि ये अनैतिक तरीके से बनाई गई सरकार है। क्या कहें इसे लेकर? हेलो वाजिद, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी वाजिद, विवेक तन्खा के बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जी, आज माननीय श्री विवेक तन्खा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो सरकार बनी है 100 दिन में और 12 जो मंत्री शामिल हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मैं इनको बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये बधाई के पात्र नहीं है। जो ये सरकार गिरा के जो बनी है सरकार, इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंत्रियों को शामिल किए हैं जो काम किए हैं, और 100 दिन बाद ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अभी तक का जनता इसमें बहुत ही परेशान होती रही है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि जबलपुर के कई पूर्व मंत्रियों ने भी ये बयान आए हैं कि जबलपुर के लिए कोई भी मंत्री नहीं दिया गया, जबकि जबलपुर एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है। जी वाजिद, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर सियासत हर रोज नए रंग में रंगती दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी पर तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। झीरम हमले को लेकर हुई एनआईए की जांच पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, एनआईए ने उन सभी को बाहर करा दिया है। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे शीर्ष नेताओं का नरसंहार किसने किया था। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री राजेश मुरंत का कहना है कि जब इस मामले की जांच की गई उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई थी, तो दस्तावेज क्यों नहीं पेश किए गए? कांग्रेस खुद ही जाँच करवाना नहीं चाहती है। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि झीरम घाटी में षड्यंत्रकारी कौन है, हत्यारे लोग कौन हैं, उसका ताना बाना कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। और एनआईए जांच करने में असफल रही है। उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया। हम मांग रहे हैं, लेकिन हठधर्मिता है उनकी कि हम ही जांच करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 2013 का मामला है, आज 2020 बीतने जा रहा है।
और इतने दिनों में जिनके नाम FIR में दर्ज थे उनका नाम उन्होंने ओमिट कर दिया, उनका बाहर कर दिया। जिसके अंदर आज हमें भी दुख है कि हमारे बीच के हम राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के नेता थे, कद्दावर नेता थे। हमारी वैचारिक मतभिन्नता है, हमारी राजनीतिक वैचारिक मतभिन्नता है, व्यक्तियों से मतभिन्नता नहीं है। लेकिन उस समय जब हुआ तो उस समय में आपकी सरकार थी, केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। वो छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यपाल निवास में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ही ANI को लेकर के उनका निर्णय होता है कि इसकी जांच वो करेंगे। बिल्कुल। तो सुना एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना झीरम घाटी मामले को लेकर, तो वहीं बीजेपी किस तरह से पलटवार करती दिखाई दे रही है। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, झीरम घाटी मामला छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन इस घाटी में जब हमला हुआ था उसको लेकर सियासत देखने को मिली थी और अब 7 साल बाद भी इसको लेकर सियासत तो है, लेकिन जाँच को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। क्या कहीं से लेकर जी कमर, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से झीरम घाटी एक बार फिर उठा है यह मामला और इसके साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो आज ही पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के सवाल पर कहा कि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार किसने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का नरसंहार किया है और आखिरकार ANI की जो जांच है उसमें अभी तक के कुछ पड़ताल नहीं हो पाई है, जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जब ANI जांच कर रही है तो ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले से ही FIR दर्ज है उनका नाम क्यों ओमिट किया गया है, उनका नाम बाहर कर दिया गया है। ये काफी दुखद बात है, काफी बड़ी बात है और पूरी कांग्रेस पार्टी यह चाहती है। हम कब से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे कद्दावर नेताओं का जो नरसंहार किया गया है इसकी रिपोर्ट हमें मिले, हमें पता चल पाए कि आखिरकार ये किसने है। एक और जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी ANI पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ANI द्वारा जांच ठीक तरीके से नहीं की जा रही है, उन लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है जिनके नाम पर FIR दर्ज थी। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि जिस समय झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और इनके डिसीजन पे ही राज्यपाल राजभवन में मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि ANI ही इस पर जांच करेगी और दस्तावेज साथ रहने दस्तावेजों की भी बात की गई थी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है अगर दस्तावेज थे तो दिखाया क्यों नहीं, अब तक कोई सबूत है तो पेश क्यों नहीं किया अब तक। और सीधे निधि, जिस तरह देखा जाए जांच को लेकर कांग्रेस लगातार पूर्व सरकार पर हमलावर है, क्योंकि 2013 का मामला है, 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है जांच के नाम पर बार बार सवालिया निशान लगते रहे। NIA से जांच हुई लेकिन कांग्रेस का जो भरोसा बढ़ता दिख रहा है वो है SIT की जांच को लेकर। तो क्या वजह मानी जाए कि इस जांच पर एक तो सवालिया निशान लग रहा है, दूसरी SIT से जांच कराने की लगातार मांग कांग्रेस करती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल कमर, एक तरफ से देखा जाए तो ANI की जांच पर अगर बीते दिनों की बात करें तो कुछ दो नेताओं को बुलाया गया था ANI के दफ्तर बयान देने के लिए, लेकिन वो उन नेताओं ने बयान न देकर केवल हाजिरी दर्ज करवाकर वहां से आए। तो इस पर एक तरफ से कहा जा सकता है कि बीजेपी को सवाल करने का एक मौका मिल गया है और लगातार बीजेपी द्वारा यही कहा जा रहा है कि जिस वक्त ANI की जांच गठित की गई थी उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहीं कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ANI की जांच जो हो रही है वो पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत हो रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और अब जो जांच हो रही है वो षड्यंत्र के तहत हो रही है। इसलिए जो भी गवाह है, जो भी उस वक्त उस घटना के वक्त मौजूद था, उनमें से किसी भी नेताओं की गवाही नहीं ली जा रही। बिल्कुल निधि, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां लगातार जांच को लेकर बात कहती नजर आ रही हैं। आगामी दिनों में इस जांच को लेकर क्या कुछ सियासी तस्वीर सामने आती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।
लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रियंका गांधी को घर खाली करने के नोटिस पर अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका लगातार परेशान लोगों की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के बढ़ते कदम को देखते हुए सरकार डरी हुई है और घबराई हुई है। प्रदेश भर में सैकड़ों कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार को लेकर आंदोलन करते हैं। उन पर मुकदमे लिखे जाते हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, मुकदमों से डरने वाले नहीं है। राजू से बात करेंगे। लखनऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, इन दिनों देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस से जुड़े कई मुद्दे एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले बस विवाद सामने आता है, उसके बाद अजय कुमार लल्लू को जेल में डाल दिया जाता है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है मकान खाली कराने को लेकर नोटिस दिया गया है। इसको लेकर सियासत लगातार चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। क्या कहें इसे लेकर? कमर खान, सबसे पहले अगर बात करें लखनऊ की, तो आज कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें तो अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है, आराधना मिश्रा जो बात करें, आराधना मिश्रा की विधानमंडल की नेता है, उन्होंने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रियंका गांधी को घर खाली करने के नोटिस पर अजय कुमार लल्लू ने जो कहा, प्रियंका लगातार परेशान लोगों की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के बढ़ते कदम को देखते हुए सरकार डरी और घबराई हुई है। प्रदेश में सैकड़ों कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार को लेकर आंदोलन करते हैं और उन मुकदमा लिखे जाते हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, क्योंकि बता दूं कमर खान, जिस तरीके से देखा जाए प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, कांग्रेस का आपने सवाल बहुत अच्छा किया था कि देखा जाए विपक्ष में जिस तरीके से सरकार पर विपक्ष हमलावर है, क्या कांग्रेस सबसे ज्यादा अधिक हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी है। यहाँ पर बात सबसे पहले ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास में एसपीजी की सुरक्षा थी, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर भी थी, उनकी भी सुरक्षा ठाणे के बाद में एसपीजी उनको Z+ की सुरक्षा दी गई। तो वही प्रियंका गांधी का जो दिल्ली के 35 जो लोधी रोड पर स्थिति बंगला 1 अगस्त तक खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद से ही उनको लखनऊ शिफ्ट होने की अटकलें लगाई जा रही है कमर खान, क्योंकि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस। चलिए बिल्कुल राजू, जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर सियासी रंग सामने आ रहा है। आगामी दिनों में क्या कुछ और सियासत देखने को मिलती है, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।